Hello friends, I am Dr. Farhad Banu. Today we will study historical account of development of taxonomy. अगर हम पूरे हिस्ट्री को देखें टेक्सोनॉमी की, तो हम प्री लिटरेचर मैनकाइंड को यदि देखते हैं तो वहाँ हमें केवल यही मालूम चलता है कि उनका जो समझ थी, जो हमारे पास अवेलेबल है सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यही है कि गैदरिंग ऑफ फूड, कौन सा एडिबल है कौन सा नहीं है उसको वो पहचान पाते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इसलिए हम श्योरली कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरा जो टाइम है वो है एंशंट लिटरेचर सिविलाइजेशन। वो समय जब आप पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, यानी कि प्रिंटिंग आने से पहले। उस समय का सबसे बड़े जो फिगर थे टेक्सोनॉमी में, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, वो हैं थियोफ्रेस्टस, जो लगभग सी यानी लगभग 370 से 285 BC बिफोर क्राइस्ट थे ये। इनकी एक बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। उसमें उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स में यानी हैबिट के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया है। 500 प्रकार बताए हैं, 500 काइंड्स। तब स्पीशीज टर्म नहीं हुआ करती थी, तो 500 काइंड्स कहे हैं उन्होंने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को यानी क्रिप्टोगैम्स को भी अलग से आइडेंटिफाई किया। एनाटॉमी के बारे में भी उन्होंने लिखा है। इवन जेनेरिक नेम्स कई प्लांट्स के उन्होंने दिए उस समय। उसके बाद थियोफ्रेस्टस जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। उसके बाद प्लाइनी आए। जो प्लाइनी थे वो AD में थे, 23 से 79। ये रोमन थे। नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी उन्होंने, वो बहुत बड़ी एक बुक लिखी नेचुरल हिस्ट्री के नाम पर। 37 वॉल्यूम्स तो अभी अवेलेबल हैं उसके। 1/4 जो वर्क है उनका वो बायोलॉजी पे था। स्टेमन नाम जो है पहली बार प्रपोज किया उन्होंने। उसके बाद डायोस्कोरिड्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं। वो भी 1st सेंचुरी के ही हैं, यानी कि प्लाइनी के कंटेम्प्रेरी हैं वो। उनकी जो मटीरिया मेडिका करके बुक है, जिसमें उन्होंने 600 प्लांट्स को, उनकी मेडिसिनल वैल्यू को आइडेंटिफाई किया। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि आज तक की जो बुक्स थी वो इतनी ज़्यादा लिटरेरी हुआ करती थी कि वो सबकी समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये बुक ऐसी है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति और वो समझना चाहता है तो वो डायोस्कोरिड्स की मटीरिया मेडिका उठा करके उससे समझ सकता था। ये पूरी ग्रीक एक लाइन चल रही है। इंडिया में भी यदि हम ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बिफोर क्राइस्ट। और कुछ वेदास में भी जिक्र मिलता है प्लांट्स का। वृक्षायुर्वेदा करके जो बुक है, ये पराशर की लिखी हुई बुक है। और ये बुक है जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है। बहुत सारे प्लांट्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसी समय में चाइना में भी कुछ बॉटनिकल वर्क मिलता है। कुछ वहाँ के जो किंग्स हैं उनका जो इंक्लिनेशन था इस काम की तरफ वो दिखाई देता है। इवन इजिप्ट में भी दिखाई देता है। इजिप्ट के अलावा मैक्सिको में भी कुछ इस प्रकार का लिटरेचर मिलता है। अब हम नेक्स्ट जो आ जाती है मिडिल एज, जो मिडेवियल टाइम है, उस पर हम आ जाते हैं। जो मिडिल एज है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम जो हैं, एल्बर्टस मैग्नस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1200 से 1280वीं सदी का है। वो एरिस्टोटल ऑफ मिडिल एज भी कहलाते हैं। उनका जो क्लासिफिकेशन स्कीम थी, पहली बार उन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट टर्म दी। उन्होंने वास्कुलर और नॉन वास्कुलर प्लांट्स का भी जिक्र किया, यानी उन्हें जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में भी पता था। उनके साथ ही इब्न सिना हैं, एविसिना कहलाते हैं, यूरोपियंस उनको एविसिना कहते हैं। उन्होंने एक कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा, यानी मॉडल ऑफ मेडिसिन। बहुत ही क्लासिक बुक है मटीरिया मेडिका की तरह। इब्न अल अव्वान थे, वो भी 12वीं सदी के ही थे, स्पेनिश थे वो। उन्होंने एग्रीकल्चर की बुक्स के बारे में, बहुत सारी बुक्स के बारे में डिस्कस किया है। और उन्होंने सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स को इंटरप्रेट किया। यहाँ तक कि उन्हें पॉलिनेशन के बारे में पता था, फिग्स का, कि वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो है रिनेसेंस। रिनेसेंस का जो पीरियड है, दरअसल प्रिंटिंग के आ जाने के कारण से
प्रिंटिंग इन्वेंट हो जाने के कारण से बुक्स बनाना इजी हो गया, बुक्स लिखना इजी हो गया और ज़्यादा चीप हो गया। और एक जो रिनेसेंस एज है उसमें नेविगेशन की जो साइंस है वो डेवलप हुई थी। उस समय ये जो लिखे गए हर्बल्स ऑटो ब्रुनफिल्स थे, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट जो नाम हैं, 2-3 इम्पॉर्टेंट नाम जेरोम बॉक हैं और फच हैं। ये मिलाकर के तीनों जर्मन फादर्स ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम 17वीं सेंचुरी पर। एंड्रिया सिज़ल्पिनो इटालियन थे। उन्होंने बड़ा रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच के साथ क्लासीफाई किया प्लांट्स को। गैस्पर्ड बॉहिन हुए। गैस्पर्ड बॉहिन का नाम आपने सुना होगा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने उनकी बुक पिनैक्स में दिया था। इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो गैस्पर्ड बॉहिन का दिया हुआ है। उसको बाद में बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर अगर यूज़ किया तो वो लिनियस ने किया था। जॉन रे इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। टाउन फोर्टे का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है जेनेरा। उन्होंने पहली बार जेनेरिक कॉन्सेप्ट दिया था। ही अरेंज 9000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन 700 जेनेरा। जेनेरा का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं के नाम से जाता है। ही कॉइंड द टर्म जीनस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड जो है लिनियन टाइम, जो है कार्ल लिनियन का जो टाइम है, लिनियस का जो टाइम है इन 18th सेंचुरी। अब इसमें जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उनका दिया हुआ है, पहली बार उन्होंने रिप्रोडक्टिव फीचर्स को इम्पोर्टेंट माना, उसकी इम्पोर्टेंस बताई टेक्सोनॉमी में। उन्होंने जो ओल्ड प्रॉब्लम्स थी सिस्टमैटिक्स की, उनसे निकल करके एक प्रिसाइज, रेफरेबल और एक्सपांडेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, इसलिए लिनियस डिजर्व्स रेस्पेक्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। लेट 1700 में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दरअसल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ एक इंटेलेक्चुअल फर्मेंट डेवलप हुआ था और उसके कंसिक्वेंसेस ये हुए कि नेचुरल साइंसेस और फिलॉसफी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा बड़े पैमाने पर हुआ। पूरा लाइन मिलती है हमें वहाँ टेक्सोनॉमिस्ट की। माइकल एडमसन ने फिनेटिक टेक्सोनॉमी सबसे पहले प्रपाउंड की, यानी उन्होंने ये बताया कि केवल सिंगल कैरेक्टर या एक या दो कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाना चाहिए। डी जुसे का नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डी जुसे जो हैं ये भी पूरी फैमिली है, सब ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स इसमें लगे हुए थे इसी काम में, बॉटनिस्ट थे 4 ब्रदर, उनमें से एक का काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने भी लीनियर स्कीम के हिसाब से, एक्चुअली उन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले गार्डन का प्लांट अरेंजमेंट का काम मिला था लीनियर स्कीम से, लेकिन वो कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा इलेबोरेटेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद AP डी कैंडोले का नाम आता है। डी कैंडोले ने भी 3 जनरेशन्स ने काम किया। दादा का काम पोते ने कंप्लीट किया। उनकी जो थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री है उसमें उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए टेक्सोनॉमी के। और उसके बाद बेंथम एंड हुकर का आ जाता है। बेंथम एंड हुकर जो क्यू बॉटनिकल गार्डन में डायरेक्टर थे, बेंथम उस समय पहले, और हुकर जो हैं वो भी इंग्लिश थे दोनों, और इन्होंने तो बहुत ही इलेबोरेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 1862 में उनका एक वॉल्यूम आया था, 83 में उनका दूसरा वॉल्यूम आया था। इसको और यहाँ से जो है उसको हम डिटेल में आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिया है। इसके साथ ही द थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो आती है, जो डार्विन की दी हुई है, और एक और जगह, दूसरी जगह उसी सेम टाइम पर उनके कंटेम्प्रेरी वालेस ने दी थी। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी थी डार्विन ने, और डार्विन ने बताया था कि किस प्रकार से थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से निकल करके हम जाते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपाउंड की थी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के समय में। क्लासिफिकेशंस को हम 2 में डिवाइड करते हैं, प्री डार्विनियन, पोस्ट डार्विनियन। उस समय हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी बस इतना ही। थैंक्स।